नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि मैं जनता का पैसा कैसे कांग्रेस तक पहुंचाता हूं, क्योंकि वहां से करोड़ों रुपए लेकर फेक प्रोपेगेंडा भी तो फैलाता हूं और जनता को मैनिपुलेट करके 10 सालों में 10 लाख करोड़ का घोटाला करने वाली पार्टी को देश को बेचकर डेमोक्रेसी को बचाने का नाटक भी दिखाता हूं। यह नारा है डेमोक्रेसी के 5वें पिलर जर्मन भाई का। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक मैनिपुलेट प्रूफ के साथ जर्मन भाई का कांग्रेस कनेक्शन, रवीश कुमार कनेक्शन, एनडीटीवी कनेक्शन और इंटरनेशनल सपोर्ट टू डिफेम इंडिया सब प्रूफ हो जाएगा। दोस्तों, भारत के इतिहास के सबसे बड़े प्रोपेगेंडा की शुरुआत 3 स्टार्टिंग पॉइंट में की गई है, जिसकी शुरुआत होती है 2006 से, जब भारत की कांग्रेस सरकार को एम्फैसिस के फाउंडर नंदन नीलेकानी पर अचानक से प्यार आ जाता है और 2006 में कांग्रेस गवर्नमेंट नीलेकानी को पद्म भूषण अवार्ड दे देती है। 2009 में यह प्यार जाकर दोनों साइड से दिख जाता है, जब नीलेकानी जी करोड़ों की कंपनी छोड़कर मनमोहन जी के इनविटेशन पे UIAI को ज्वाइन करते हैं। ये प्यार कितना गहरा था आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक तरफ नीलेकानी जी ने अपनी करोड़ों की कंपनी छोड़ दी और दूसरी तरफ कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट पोजीशन दे दी, जो मोदी गवर्नमेंट में अमित शाह और राजनाथ सिंह के पास है। इतना ही नहीं, 2014 में यह चोरी छुपी नहीं दुनिया के सामने आ जाती है, जब नंदन नीलेकानी जी ऑफिशियली कांग्रेस के टिकट पर साउथ बेंगलोर से इलेक्शन लड़ते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बीजेपी के अनंत कुमार ने हाथों बुरी तरह से हरा दिए जाते हैं। अब प्रोपेगेंडा की इस गंगा की दूसरी ब्रांच की शुरुआत होती है 2002 में, जरा लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले न्यूज़ चैनल एनडीटीवी गुजरात राइट्स के लिए मोदी एंड बीजेपी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यह तो आपने सुना ही होगा। आपने सुना ही होगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जब एनडीटीवी एंड नंदन नीलेकानी के साथ आते हैं और प्रोपेगेंडा की इस गंगा का पहला संगम होता है 2011 में, जब एनडीटीवी मिस्टर नीलेकानी जी को एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर्स के अवार्ड से नवाजते हैं। अब इसमें गलत क्या है दोस्तों? इन लोगों ने, जिसको जर्मन भाई गोदी मीडिया कहते हैं, बीजेपी से चाहे कितना भी पैसा खाया हो, लेकिन कभी भी अपना जमीन इतना तो नहीं बेचा कि बीजेपी की लीडर्स को ऑफिस में बुलाकर अवार्ड दे दिया हो। लेकिन 2014 तक समय बदल चुका था। अब केंद्र में मोदी की सरकार थी। अब जैसे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, यहाँ भी हुआ। 2014 से एनडीटीवी के ऊपर दुनिया भर के लिटिगेशंस एंड कंप्लेंट स्टार्ट हो जाते हैं। पहले 2015 में ईडी के तहत विदेशी फंडिंग लेने के लिए एनडीटीवी को नोटिस भेजती है। 2016 को एनडीए गवर्नमेंट एनडीटीवी को बैन करने की कोशिश करती है। 2017 में सीबीआई एनडीटीवी के ऊपर प्रणव रॉय के घर रेड मारती है। इल्जाम था कि 2004 से लेकर 2010 तक कांग्रेस राज में 32 सेल कंपनियों के थ्रू हैक्स हेवन नेशन से एनडीटीवी ने मनी लॉन्ड्रिंग एंड हवाला को अंजाम दिया था। यहाँ तक आप इन तीनों का लिंक तो समझ ही गए होंगे। यह सिलसिला यही नहीं रुकता है। 2017 में भी टैक्स चोरी के इल्जाम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजता है और 2019 से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को एनडीटीवी के एमडी पोस्ट से 2 साल के लिए बैन कर देती है फॉर हाईलाइटिंग रिगार्डिंग लोन एग्रीमेंट। इतना ही नहीं, थोड़ा और निचोड़ते हुए सीबी प्रणव रॉय पर 27 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भी लगाती है। अब यहाँ से आप ये तो समझ ही गए होंगे
कि प्रणव रॉय और राधिका रॉय की कंपनी एनडीटीवी और भाड़े का टट्टू रवीश कुमार को बीजेपी और मोदी से इतनी मोहब्बत क्यों है। इन सब के चलते 2017 में एनडीटीवी अनाउंस करती है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक बड़ा चेंज करेंगे और एक लार्ज नंबर में फेयर किया जाता है एंड ई कॉम्प्रेस जैसे एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाता है। मेरा सवाल यह है कि अगर चोरी नहीं करी तो यह सब करने की क्या जरूरत थी। बट यहाँ इस कहानी में एक और मोड़ आ जाता है जब 2022 में अडानी ग्रुप की एंट्री होती है। प्रणव रॉय और राधिका रॉय के लार्ज नंबर ऑफ शेयर अडानी के द्वारा खरीद लिए जाते हैं एंड एज एक्सपेक्टेड सबसे पहले भाड़े के टट्टू रवीश कुमार को लात मारकर निकाल दिया जाता है। रवीश कुमार के बाद तलाश थी दूसरे भाड़े के टट्टू की। रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन कैंडिडेट एंटी हिंदू होना चाहिए, कैंडिडेट एंटी बीजेपी होना चाहिए एंड पब्लिक को मैनिपुलेट की स्किल होना चाहिए। और फिर इस इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है ऐसे ही एक इंसान का जिसको इंडिया की स्टडी पर भी भरोसा नहीं था, तो बंदे ने बाहर जाकर पढ़ाई करी। जिसको इंडिया के लोगों पर भी भरोसा नहीं था, उस बंदे ने बाहर जाकर शादी की। जिसको भारत की सरकार पर भी भरोसा नहीं था, भारत के 100 करोड़ लोगों के आदर्श भगवान श्री राम की जीवनी भी रामायण पर उसे हंसी आती है। बचपन में मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी तभी मुझे डाउट होता था जब मैं 7-8 साल का था कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। करेक्ट। जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। तो ऐसे ही मतलब जो ना भारत में रहता है ना ही भारत में टैक्स देता है, सिर्फ भारत के भोले भाले लोगों को झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है। आओ, वेलकम है आप लोगों का लेडीज एंड जेंटलमैन ध्रुव राठी की दुनिया में। ये तो टट्टी है जो इतना जबरदस्त एंटी हिंदू है कि एक नई मैनिपुलेट टाइम उसने हिंदू धर्म और भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। फेसबुक पोस्ट करके भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया है। यहाँ 100% का सवाल ये है कि कांग्रेस लीडर नंदन नीलेकानी या एनडीटीवी से इसका कैसे कनेक्शन है। दोस्तों, अब ध्यान से देखना मास्टर प्लान को, जहां प्रोपेगेंडा या पाप की गंगा का तीसरा और आखिरी संगम होता है। 2022 में रवीश कुमार को एनडीटीवी से लात पड़ने के बाद कांग्रेस के पास अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का कोई और तरीका नहीं था। जनवरी 2022 में कांग्रेस लीडर नीलेकानी जी की एक कंपनी फंडामेंटम $21.8 मिलियन की भारी फंडिंग करती है एक ऑडियो एफएम कंपनी कुकू एफएम। ये और मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि कुकू एफएम इन एंटी इंडिया गवर्नमेंट एजेंडा की सारी वीडियोज में ध्रुव राठी का ऑफिशियल स्पॉन्सर है। ऑडियो बुक्स हैं कुकू एफएम पर जो आपके काम आ सकती हैं। कुकू एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा। कुकू एफएम एक बड़ी ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। कुकू एफएम को जरूर कमाल की बात तो ये है कि जहां विराट कोहली और रोनाल्डो जैसे लोगों का स्पॉन्सर चेंज हो जाता है, वहीं कुकू एफएम पिछले 2.5 से 3 सालों तक जर्मन भाई का ऑफिशियल स्पॉन्सर बना हुआ है। अब आप ये देख ही चुके हो कि कैसे कुकू एफएम सब्सक्रिप्शन के नाम पर जर्मन भाई जनता का पैसा कैसे कांग्रेस तक पहुंचाता है और वहां से स्पॉन्सरशिप के नाम पर यह बिका हुआ यूट्यूबर कैसे पैसे लेकर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है। तो आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि आखिर कितने पैसे मिले होंगे कि कोई अपनी भारत माँ की दलाली के लिए तैयार हो गया। Thank you very much for joining us here on the program. You have a master's degree in engineering, yet over the past 10 years or so, you've been making these. तो दोस्तों, एक नॉर्मल स्पॉन्सरशिप के लिए एक 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल को आराम से 10 से 12 लाख मिल जाते हैं। तो जरा हिसाब लगा के देखिए कि 2 से 3 सालों में 250 वीडियो बनाने वाले जर्मन भाई को कितना पेमेंट मिल सकता है। ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपए सिर्फ यूट्यूब से। इंस्टाग्राम और अदर मीडिया से ये दलाली का पैसा 50 करोड़ तक जा सकता है। अब कांग्रेस से इतना पैसा खाकर जर्मन भाई की हालत कुछ इस प्रकार हो गई है। तो कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तो कुत्ता।
बट फिर भी बेशर्मी की सारी हदें पार करके भाई खुद को अनबायस्ड बताता है। अगर कोई पार्टी मुझे पैसे दे रही होती, अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अब जर्मन भाई के बिकाऊ होने का एक और सबूत देता हूँ। पैसा लेने से पहले ये है आम जिंदगी। पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। पैसा लेने के बाद ये है मेंटोस जिंदगी। और इस चीज का बहुत बड़ा एक डर है कि कोलिशन गवर्नमेंट आने से देश का विकास रुक जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि देश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे कोलिशन गवर्नमेंट्स की और जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं उनकी, तो आपको दिखेगा जो सबसे ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है देश में, जो सबसे प्रोग्रेसिव कानून देश में आए हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट के ईयर्स में ही आए हैं। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया जैसे ही इंडिया में हर बच्चा अपने पिता से ही सीखता है, जर्मनी में भी ऐसा ही होता है। अब जरा पापा की टोपीबाजी को देखिए। कहीं हम जरूरत से ज्यादा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी बढ़ रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है। इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बीच आज जीडीपी के आंकड़े ने जख्म को बाहर ला दिया। 5% की जीडीपी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ चुकी है। तो बहुत मुश्किल होता है कि अपने वैल्यूज को संभाल कर रखना और उसमें विश्वास रखना। दोस्तों इतना ही नहीं, डेमोक्रेसी बचाने के नाम पर जर्मन भाई पाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी और यूएसए की सपोर्ट से वही काम कर रहे हैं। 1991 में CIA एजेंट ने USSR में किया था और वर्ल्ड पावर USSR ने कई टुकड़ों में टूट गया था। एंड केजरीवाल के अरेस्ट पर और भारत के इलेक्शन प्रोसेस पर जर्मनी, US एंड फ्रांस के बढ़ते हुए इंटरफेयर से आप ये ही समझ ही सकते हैं। अब 100% की बात का सवाल ये है कि डेमोक्रेसी को कैसे बचाया जाए और हम लोग क्या कर सकते हैं। एंड डेवलपमेंट भारत का सपना कैसे पूरा हो। तो ना कांग्रेस के नाम पर वोट दो, ना ही मोदी के नाम पर और ना ही बीजेपी के नाम पर, जबकि उस कैंडिडेट के लिए वोट करिए जिसने आपके एरिया में अच्छा काम किया हो या कर सकता है, जिसके ऊपर क्रिमिनल केस ना हो, जो ईमानदार हो, ताकि आने वाले समय में हमारे देश का विकास हो। और हम लोग ऐसे कैंडिडेट को वोट करेंगे तो जो बीजेपी वाले और चाहे कांग्रेस वाले हो, तो ऐसे कैंडिडेट को इन्हें टिकट देने के लिए ये लोग मजबूर हो ही जाएंगे और हमारा भारत 2050 तक चाइना को पीछे छोड़ते हुए एक डेवलप कंट्री बन जाएगा। इस वीडियो में जर्मन भाई की ज़्यादा बेइज्जती नहीं करेंगे, नहीं तो जर्मन भाई को बवासीर हो जाएगा। इसी के साथ अपना वीडियो होता है समाप्त। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करिए।